गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। मैं राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत 4 क्लास ले चुका हूं, जिसमें मैंने आपको अरब सागरीय अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करवाया। आज हम अध्ययन करेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। मित्रों, जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की बात की जाए, इससे हमारा तात्पर्य क्या है कि राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल कहां लेकर के जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों में जाकर अपना जल छोड़ देती हैं, वो सभी को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत समझिए। दोबारा समझिए, राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली नदियों की जो छोटी सहायक नदियां हैं, उन सब को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मैंने जो फर्स्ट में क्लास स्टार्टेड की थी अपवाह तंत्र की, उस समय आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आजकल सतही क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से अंदर से आते हैं, या थोड़े से मतलब अपने को विचार करना पड़ता है, सोचने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे निम्न में से वह नदी जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है या नहीं की जाती। निम्न में से वह युग्म जो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, नहीं किया जाता। या निम्न में से वह छांटिए फिर उसमें कूट दे देता है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए, कौन सी बंगाल खाड़ी में जाती है, कौन सी सेकंड में जाती है, अरब सागर में जाती है, तो वो अपने को मिलान कर ले होते हैं। इसलिए अपने को हर छोटी से छोटी नदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो कौन कौन सी नदियां हैं, तो मैंने वो एक बार ट्रिक को फिर दोबारा से दोहरा देता हूं। वो ट्रिक मैंने लिखाई थी, उसका था पार्वती, काली को बादाम का क्या याद है? हलवा, बादाम का हलवा बना कर चखाओ। पार्वती, काली को बादाम का हलवा बनाकर चखाओ। सिर्फ चखाना है, क्योंकि फिर जब चखा देंगे और आपको टेस्ट अच्छा लगेगा तो फिर तो वो अपने घर जाके बनाएगी, हैं? उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं करना है, तो सिर्फ चखाना है ताकि उसकी और उसके प्रति मतलब लालसा बढ़ जाए। तो पार्वती काली को बादाम का हलवा बना के चखाओगी। ठीक है, याद हो गई? एक बार मेरे साथ रिपीट करो, पार्वती काली को बादाम का हलवा बना के चखाओगी। सिर्फ चखाना है, हैं? तो देखो कौन सी बनती है। तो पार्वती से क्या बनती है? तो पार्वती से पार्वती नदी। काली से क्या बनती है? तो काली सिंध नदी। को से क्या बनती है? को से कोठारी। बा से क्या बनती है? बा से बाणगंगा, बाणगंगा। मैं से क्या बनती है? मैं से मेज। ठीक है, और वैसे कौन सी बन जाएगी? तो बनास। और च से क्या बनेगी? चंबल। ख से कौन सी बनेगी? खारी। चखाओगी, ऐसे करना है। और घी से बनेगी गंभीरी। तो ये नदियां हैं मित्रों
जो अपना जल कहाँ लेकर के जाती हैं, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत लेके जाती हैं, या बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों की सहायक नदियां हैं। पार्वती, काली सिंध, कोठारी, वैसे बाणगंगा, वैसे मेज, वैसे बनास नदी, जैसे चंबल नदी, इससे कर लेना वैसे बनास नदी, जैसे चंबल, खासे खारी और जैसे गंभीरी नदी। दो, एक गंभीर और एक गंभीरी, ठीक है। तो गंभीरी नदी, ये नदियां अपना जल कहां लेकर के जाती हैं, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत लेकर के जाती हैं। एक बार दोबारा देखो, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, कोसे कोठारी नदी, वैसे बाणगंगा नदी, मैसे मेज नदी, इसके अलावा वैसे बनास नदी, जैसे चंबल नदी, कैसे खारी नदी और गी से क्या बन जाएगा, गंभीरी नदी। सबसे फर्स्ट आप हेडिंग लिखोगे तो उसके बारे में मैं बता देता हूं कि चंबल नदी। तो सबसे पहली हेडिंग आप लिखिए चंबल नदी के बारे में, और फिर मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। इसको मैं मिटाऊंगा, तो मेरे साथ एक बार लाइन बोलोगे, पार्वती, तो पार्वती नदी, काली से काली सिंध नदी, को से कोठारी नदी, वैसे बाणगंगा नदी, मैं से मेज नदी, और वैसे बनास नदी, चैस चंबल, खासे खारी और गी से गंभीरी नदी। ये नदियां अपना जल कहां लेकर के जाती हैं मित्रों, तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आप हेडिंग लिखोगे चंबल नदी। तो देखो, सिर्फ समझना है, पहले आपको सिर्फ समझना है, पूरा फोकस आपके लिखने पे नहीं, सिर्फ समझने पे होना चाहिए। लिखना भी है आपको, मैं बीच बीच में स्क्रीनशॉट के लिए आपको बोलूंगा। तो देखो, चंबल नदी, चंबल नदी, तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो देखो ये डायग्राम में बनाऊंगा। उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम होता है इस प्रकार से, एमपी, मध्य प्रदेश से होता है। और मध्य प्रदेश में कहां से होता है, तो जनापाव की पहाड़ी से। देखो कहां से होता है चंबल नदी का उद्गम, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कहां से होता है मित्रों, तो जनापाव की पहाड़ी से होता है। जब जनापाव की पहाड़ी से उद्गम होता है, फिर मैं लिख देता हूं यहां पे, तो ये राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश कहां करती है बताओ, तो राजस्थान में प्रवेश करती है ये बताओ, तो राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़। और ये चौरासीगढ़ कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और ये चौरासीगढ़ में यहाँ पे एक नदी आके मिल जाती है इसमें, जिसका नाम है, ये चौरासीगढ़ में मिलती है, चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ में जो नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है वामनी, वामनी, या इसी का नाम है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। चौरासीगढ़ में वामनी या ब्राह्मणी नदी इसमें आकर के मिलती है। इसके अलावा चौरासीगढ़ में ही या चित्तौड़गढ़ में ही एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ये चूलिया जलप्रपात है और ये कितना मेद है, 18 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ में हो गया। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़ती है तो वो कोटा में जाती है और कोटा में प्रवेश करती है। तो कोटा में एक जगह है, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर की तरफ, और जगह का नाम है नौनेरा, नौनेरा। ये चित्तौड़गढ़ में नौनेरा नामक जगह पर, नौनेरा में कौन सी जगह यहां पे मिल जाती है, तो यहां पे काली सिंध नदी आकर के मिल जाती है। इसमें कौन सी मिलती है,
काली सिंध नदी आकर के कहाँ मिल जाती है, तो नौनेरा नामक स्थान पर काली सिंध नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, और जब कोटा में नौनेरा नामक स्थान पर काली सिंध नदी आके मिलती है, फिर ये बूंदी में बहती है, बूंदी जिले में जाती है, और बूंदी जिले में इस पर इसका यहाँ पे सपाट कैसा हो जाता है कि इसका तल नदी का तल यहाँ पे चौड़ा हो जाता है, चौड़ा और गहरा हो जाता है। तो कहाँ पर हो जाता है, बूंदी जिले में। इसके बाद बूंदी के बाद में ये आगे बहती है, तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, फिर जाती है मित्रों ये सवाई माधोपुर में। कहाँ जाती है, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में जाने के बाद, इसको छोटा छोटा लिखता हूँ, अब थोड़ा सा बोर्ड भरने को जा रहे हैं। तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में जाने के बाद में इसमें दो चीज जगह हैं। सवाई माधोपुर में पहली जगह है, ऐसे कर देता हूं, इधर लिख देता हूं, सवाई माधोपुर में एक जगह है जिसका नाम है पलिया, या मैं लिख देता हूं पालिया, पलिया। और ये पलिया नामक जगह पर यहां पे इसमें पार्वती नदी आके मिल जाती है, पार्वती नदी मिल जाती है। कहां पर मिलती है, सवाई माधोपुर में पलिया नामक स्थान पर। और सवाई माधोपुर में एक दूसरी जगह जिसका नाम है रामेश्वरम, रामेश्वरम। और रामेश्वरम नामक जगह पर यह त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है, तो त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम बनाती है। यहां पे कौन कौन सी नदियां, तो यहां पे मिलती है चंबल, बनास, और एक है मित्रों सीप। ये जो रामेश्वरम है, यहां पर महर्षि दयानंद या महर्षि परशुराम की तपोस्थली है। ये रामेश्वरम किसकी तपोस्थली है, तो मैं यहां लिख देता हूं महर्षि परशुराम की तपोस्थली। महर्षि परशुराम की तपोस्थली रामेश्वरम। यहां पे बहने के बाद में, रामेश्वरम के बाद में ये जाती है सवाई माधोपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में इससे जाती है धौलपुर, करौली और धौलपुर। फिर जब करौली और धौलपुर जाने के बाद में, धौलपुर में इस पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है, कौन सा बताओ, थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं, और इसका नाम है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो ये चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है जो घड़ियालों का घर या स्वर्ण स्थली या प्रजनन के लिए फेमस है। तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है, धौलपुर में, करौली और धौलपुर दोनों में। ठीक है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इसके अलावा सवाई माधोपुर से धौलपुर तक ये यहाँ पे अंतर्राज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है, दो राज्यों मध्य प्रदेश के साथ। घड़ियाल अभ्यारण्य है। फिर यहाँ के बाद में, धौलपुर के बाद में ये जाती है इटावा। इटावा कहाँ पर है, यूपी। और इटावा के निकट जगह है एक मुरादगंज। और मुरादगंज के पास किसमें मिल जाती है, तो मुरादगंज के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी में मिलने के बाद में, और ये जाकर के यमुना नदी से कहाँ ले जाती है, तो यमुना नदी से ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में लेकर के चली जाती है। अब देखिए नेक्स्ट कि इसकी जो लंबाई है
राजस्थान में प्रवेश कहाँ से हो रहा है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। और चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के और राजस्थान में ये कहाँ से कहाँ तक है? तो धौलपुर तक। ठीक है, तो यहां तक इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान की बात करें तो? देखो कुल यहां से उद्गम स्थान से लेकर के इस प्रकार से, और ये जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है यहां तक पूरा बहने के बाद में, यहां तक लगभग 1050 किलोमीटर है। कई बुकों में इसको 966 965 भी दे रखा है। ठीक है, लंबाई को लेकर के कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ना पूछा गया है, और ना इसमें किसी ने पीता लगाया या कि जाके किलोमीटर नाप रहे हो। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, संभवतः याद रखो लगभग 1050 किलोमीटर है उद्गम स्थान से। और जब बंगाल की खाड़ी में या चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और इटावा, मुरादगंज, यूपी और यमुना में मिलने तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग 1052 किलोमीटर या 1050 किलोमीटर है। अब देखो कि यहां राजस्थान में प्रवेश करती है, यहां से लेकर के और कहां तक? धौलपुर तक। ये कहां हो गई? राजस्थान में हो गई, तो धौलपुर तक अलग है। और यहां पे ये 84गढ़ यहां से प्रवेश करने के बाद में राजस्थान में प्रवेश से लेके और कोटा, बूंदी तक। तो यहां तक की मैं बात करूं, ये डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूं, बूंदी तक। यहां पे 135 किलोमीटर बहती है ये, 135 किलोमीटर। और दूसरी बात, अगर अंतरराज्यीय सीमा की बात करूं तो सवाई माधोपुर से लेकर के, कहां से? सवाई माधोपुर से और धौलपुर तक, ये अंतरराज्यीय, मैं यहां लिख देता हूं अंतरराज्यीय। ये अंतरराज्यीय सीमा, तो अंतरराज्यीय सीमा बनाती है ये 252 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। और इससे पहले ये ओनली मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में बहती है ये 335 किलोमीटर, एमपी में बहती है। और बाकी शेष कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में, या सॉरी ये धौलपुर से लेकर के मुरादगंज तक। जैसे भारत में राजस्थान में से उत्तर प्रदेश में जाती है तो बाकी शेष वहां पर है। तो दोबारा से देखिए कि मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? 335 किलोमीटर। राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करने से लेकर के बूंदी तक, कोटा बूंदी तक ये 135 किलोमीटर बहती है। फिर उसके बाद अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है, यानी ये दो राज्यों के मध्य, मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान, दोनों के मध्य बहती है। तो फिर कितने अंतरराज्यीय? 252 किलोमीटर बहती है। और उसके बाद यूपी में चली जाती है और यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तो इटावा के निकट मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये थी इसके उपनाम। तो उपनाम मैं यहां लिख देता हूं इसकी इस लाइन पे। तो उपनाम कौन कौन से हैं? तो एक तो देखो चरमनवती, कामधेनु, दूसरी है सदानीरा, बारहमासी, ये आदि नदी इसके उपनाम में। कौन कौन से? चरमनवती, कामधेनु, सदानीरा और बारहमासी। अब इसके अलावा नेक्स्ट, ये तो थी मुख्य इंपॉर्टेंट बातें, इसके अलावा भी आपको बताना, नदी पूरी नहीं हुई। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि देखो चंबल नदी इसमें और लिख देता हूं, चलो जोड़ देता हूं कि चंबल नदी पर एक तो चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात, एक चित्तौड़गढ़ में दूसरा बांध है जिसका नाम है राणा सागर बांध। ये भी यहीं लिख देता हूं, मैं अलग बताने सोच रहा था। राणा सागर बांध 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। राणा प्रताप सागर बांध कर देता हूं, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा कोटा में
तो कोटा में कौन कौन से हैं? तो कोटा में दो हैं। पहला तो है कोटा बैराज और एक कोटा बांध। अच्छा, इसके अलावा एक मध्य प्रदेश में कौन सा है बताओ? गांधी सागर बांध। तो ये आपको याद रखना था इसके संदर्भ में। इसके अलावा एक बार रिपीट कर लीजिए, देखो दोबारा से। चंबल नदी उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम होता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ियों से। और अगर लिखना चाहो तो महू के निकट। कहां से? महू के निकट। ये महू के निकट से होता है। और जनापाव पहाड़ी से उद्गम होने के बाद में ये 335 किलोमीटर बहती है। और मध्य प्रदेश में एक बांध है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। ये चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध अगर पूछें तो वो कौन सा है? गांधी सागर बांध है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राजस्थान में स्थित चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध, तो वो कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध है। जल भराव क्षमता की दृष्टि सबसे बड़ा है, 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। फिर राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश कहां करती है? तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ दुर्ग नाम सुना है? उसके निकट से होकर के प्रवाहित होती है। राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं जिसे भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। तो उस 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ 84गढ़ में एक नदी है इसमें जो बामनी या ब्राह्मणी नदी आकर के मिल जाती है। और इस 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। 18 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है। दूसरा, इस चित्तौड़गढ़ में एक बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, जो जल भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट जब आगे बढ़ती है तो कोटा जिले में प्रवेश करती है। और कोटा में एक नोनेरा नामक जगह पर इसमें काली सिंध नदी में जाकर के मिल जाती है, या काली सिंध नदी आकर इसमें मिल जाती है, सॉरी। और कोटा में एक कोटा बैराज बांध बना हुआ है। और एक दूसरा है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। कोटा बांध लिख दो, या मैंने इसको दूसरा भी लिख सकते हैं हम। दूसरा नाम क्या है? तो जवाहर सागर बांध। तो कोटा जिले में कितने बांध हैं? तो दो बांध बने हुए हैं, एक तो कोटा बैराज और एक जवाहर सागर बांध। और कोटा में नोनेरा नामक स्थान पे काली सिंध में जाके मिल जाती है। फिर बूंदी में बैठती है, तो बूंदी में जाके इसका सपाट चौड़ा हो जाता है, गहराई बढ़ जाती है। और इसके बाद सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है। और सवाई माधोपुर में आपको इसमें कई चीजें याद रखनी है। एक तो पलिया नामक स्थान पर तो पार्वती नदी आके मिल जाती है। रामेश्वरम नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। और चंबल, बनास और सीप, तीन नदी आके मिलती है। कौन कौन सी? चंबल, बनास और सीप त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और रामेश्वरम में महर्षि परशुराम की तपोस्थली है। कहां पर? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। इसके अलावा आगे बढ़ती है और अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करना चालू करती है। मध्य प्रदेश राजस्थान के मध्य 252 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। फिर करौली और धौलपुर में जाती है। करौली धौलपुर में एक चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बना हुआ है। इसमें चंबल घड़ियाल, जो घड़ियालों की प्रजनन स्थली के नाम से, घड़ियालों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। धौलपुर में बहने के बाद में ये फिर आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में यूपी में या इटावा के निकट जगह है जिसका नाम है मुरादगंज। और मुरादगंज के पास किसमें मिल जाती है? तो यमुना नदी में मिल जाती है। कहां पर? मुरादगंज के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी से कहां ले जाती है? तो यमुना नदी इसके जल को बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो मित्रों, उद्गम स्थान से लेकर के यहां तक 1050 किलोमीटर लगभग। कई बुकों में इसको 966 भी दे रखा है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1050 किलोमीटर है। इसके उपनाम चरमनवती, कामधेनु, सदानीरा और 12मासी नदियां इसके उपनाम हैं। तो ये कहानी आपको याद रखनी थी इसके अंतर्गत। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा। अब इसके बाद
मैं इसकी सहायक नदियों के बारे में आपको अध्ययन करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे थे किस नदी की, चंबल नदी की। किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। बताओ उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में कहाँ से होता है, तो जना पाव की पहाड़ियाँ, ये जना पाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो महू जिले में, महू के निकट जना पाव की पहाड़ियों से होता है। और मध्य प्रदेश में कितना बहती है, तो 335 किलोमीटर। और एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, गांधी सागर बांध, या मैं कहूं कि चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध अगर कोई है तो कौन सा है, गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश। इसके उपनाम क्या है, तो मित्रों उपनाम है चरमनवती, कामधेनु, सदानीरा, बारहमासी या नित्यवाही नदियां। फिर जब मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करती है ये चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में इसमें एक नदी आकर के मिल जाती है जिसका नाम है बामनी या ब्राह्मणी नदी। या मैं कहूं कि चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में एक जो दुर्ग बना हुआ है जिसे हम राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, वो बामनी या ब्राह्मणी और चंबल इन दोनों के संगम स्थल पर स्थित है। कई बार जब मैं पूछ लिया गया तो आपको याद रखना है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग या राजस्थान का वेल्लोर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो ब्राह्मणी नदी और कौन सी नदी है, चंबल नदी के संगम पर स्थित है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में ही दो चीज़ और याद रखनी है कि एक तो चूलिया जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचाई से जल गिरता है, और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो भी चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। मैंने कहा था लंबाई में सबसे बड़ा बांध जवाई बांध पाली, 3109 मीटर लंबा है, तो भराव क्षमता की दृष्टि से हो जाएगा। इसके अलावा कोटा में जाती है, और कोटा में दो काम अपन को याद रखना है। नौनेरा नामक स्थान पे कौन सी नदी आके मिलती है, काली सिंध नदी आकर के मिलती है। इसके अलावा कोटा बैराज बांध बना हुआ है, और जवार सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है, तो 135 किलोमीटर राजस्थान बहती है। फिर बूंदी में जाकर के इसका तल सपाट हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और गहराई बढ़ जाती है। इसके साथ ही जब सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश करती है, तो सवाई माधोपुर जिले से ये किसकी सीमा, अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाना प्रारंभ कर देती है। और अंतरराज्यीय किसके साथ, तो अंतरराज्यीय मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ एक 252 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके अलावा सवाई माधोपुर में एक पलिया नामक जगह, और पलिया नामक जगह पे पार्वती नदी इसमें आकर प्रवेश करती है। नाम याद हो जाएगा पलिया, पलिया से पार्वती नदी आकर इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट है रामेश्वरम, और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और मित्रों कौन कौन सी नदियाँ हैं, चंबल, बनास और सीप, ये चंबल, बनास और सीप तीनों नदियाँ त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। इसके अलावा महर्षि परशुराम की तपोस्थली है यहीं पे, कहाँ पे, रामेश्वरम नामक स्थान पे। इसके अलावा करौली में जाती है, और करौली और धौलपुर दोनों जिलों में इस पर एक अभ्यारण्य बना हुआ है जिसका नाम है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इसके अलावा यहाँ पे केवला देवी या कैला देवी अभ्यारण्य भी स्थित है, वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। कैला देवी अभ्यारण्य कहें या चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों कहाँ पर स्थित है, करौली धौलपुर में स्थित है। इसके अलावा धौलपुर के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और इटावा उत्तर प्रदेश में मुरादगंज नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी इसका जल कहाँ लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और ये टोटल कितने किलोमीटर बहती है, लगभग 1050 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी मित्रों, तो वो हो जाएगी हमारी, क्या नाम है, तो वो है चंबल नदी। अब नेक्स्ट देखिए सहायक नदियां। चंबल नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां। तो चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये मैं मार्कर ले लेता हूं। तो चंबल नदी की सहायक नदियों के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, तो रख लेना। ट्रिक्स याद रख लो, तो ये हो जाएगी। इसके लिए ट्रिक है जिसका नाम है पावा कु मेज का आशियाना बना,
आशियाना बनाओ। पावा को मेज का आशियाना बना। पावा जैसे वाह कर दिया मैंने, नहीं तो हम इसको बोल सकते पापा। पापा को मेज का आशियाना बना। आशियाना का मतलब क्या होता है? घर। तो मेज का आशियाना बनाओ एक। तो पावा को मेज का आशियाना बना। तो बताओ पैसे क्या बनेगी? तो पैसे पार्वती नदी अभी बताई थी, बताओ कहाँ जाके मिलती है? तो पलिया नामक सवाई माधोपुर में जाके मिलती है। वहां से क्या बनेगा? वहां से वामनी, या इसका दूसरा नाम क्या है? तो ब्राह्मणी, वामनी या ब्राह्मणी। कु से एक नदी है कुराल। कुराल नदी जो बूंदी जिले में आकर मिलती है, कुराल नदी। में से मेज। इसके अलावा पावा को मेज का आशियाना बनाओ। वैसे वैसे हो जाएगा बनाश। और ऐसे हो जाएगा, एक नदी है जिसका नाम है आलनिया। आलनिया नदी, आलनिया नदी, बनास नदी और मेज नदी। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? लाइन आप याद रख सकते हो। पावा को मेज का आशियाना बनाओ। पावा को मेज का आशियाना बनाओ। पा से क्या बनेगा? पा से पार्वती नदी। और का से क्या बन जाएगा बताओ? तो का से बन जाएगा काली सिंध नदी। पावा को मेज का आशियाना बना। पा से पार्वती नदी, वा से वामनी ब्राह्मणी नदी, कु से कुराल नदी, में से मेज नदी, कैसे काली सिंध नदी, ऐसे आलनिया नदी और वैसे बनास नदी। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। मैं समझता हूँ चंबल नदी आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और इसके अलावा बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट टू मीट यू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।